हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में। देखो, यूनिट नंबर अपन कह सकते हैं सेकंड का है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट यूनिट के देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यूनिट फर्स्ट की जो प्ले लिस्ट है वहां पर आप जाके देखोगे तो आपको लगभग 30 या 35 या हो सकता है 40 टॉपिक मिल जाए, तो वहां से आप वो देख सकते हो। उसके अलावा सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक मैंने करा रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेल के अंदर कैसे जाते हैं और सेल के बाहर कैसे आते हैं। उनमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सेट के एग्जाम हो चाहे आपकी नेट के एग्जाम हो, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी एक सूचना दे दूं, जो भी स्टूडेंट खासतौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो शॉर्ट पेपर है वो बुक मंगवाना चाहते हैं, तो आप अपना जो एड्रेस है वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट खासतौर से ध्यान रखिए, किसी प्रकार का आपके साथ में गलत नहीं होगा। दूसरे दिन आपकी जो पोस्ट है वो लगाकर मैं आपको रिसिप्ट भेज देता हूँ। सभी स्टूडेंट जिन्होंने बुक मंगाई है उनको पता भी होगा कि दूसरे दिन उसी टाइम पे मैं आपको रिसिप्ट भेज देता हूँ और उसके विद इन 3 to 4 वर्किंग डे के अंदर आपको वो बुक अवेलेबल हो जाती है। ठीक है ना, इसी के साथ अपना आज का जो क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो पहली चीज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब अपन पढ़ते हैं तो पहले अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में देखो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो यहां पर अपन देखें दो ग्रुप हैं फॉस्फोलिपिड के अंदर, दो ग्रुप होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये हेड और ये टेल। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड वाला जो फॉस्फो पार्ट है वो तो हेड में पाया जाता है, तो ये जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। जबकि टेल वाला जो पार्ट है इसमें फैटी एसिड पाई जाती है और फैटी एसिड पाए जाने के कारण से हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर और ये पोलर। ठीक है, दो प्रकार के ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसका मतलब अपन कहें कि जितनी भी जो चैनल है या प्रोटीन्स है, ट्रांसपोर्ट है, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई रहती है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्ट्रक्चर बना दूं मैं यहाँ पर सिंपल सी। ठीक है, यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंपल सी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोफिलिक जो है वो पोर्शन है और ये इनकी टेल रहते हैं, और टेल जो है वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट लगी हुई रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो रीजन है, अंदर वाला जो रीजन है, ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसमें फैटी एसिड पाई जाती है, इसलिए फैटी एसिड के कारण से हाइड्रोफोबिक रीजन है। जबकि ये रीजन जो है ये हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग है, ये इसको वाटर अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, इसके बीचों बीच में अपन देखें तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स धसी हुई रहती है, कुछ इस प्रकार की प्रोटीन्स होती है। तो यहाँ पर अपन देखें ये जो प्रोटीन्स है, कुछ इस प्रकार की प्रोटीन सब वो धसी रहती है। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है ये हो सकता है इनका क्या हो,
चैनल हो, ठीक है, चैनल हो। तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, चैनल्स जो होते हैं ये प्रोटीन है। अब मैं आपको ये कहूं कि कई बार क्वेश्चन देखो सिंपल सा आता है, आने को कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी होती है, यहां से लेकर ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन कैसा होना चाहिए? अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक है यहां तक, तो ये जो रीजन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो धसी हुई है, ये रीजन कैसा होना चाहिए? इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होना चाहिए। हाइड्रोफोबिक, एमिनो एसिड। ये जो बीच में जो भी धसा हुआ प्रोटीन का पार्ट होता है, वो कौन से एमिनो एसिड से बने होते हैं? वो हाइड्रोफोबिक जो एमिनो एसिड्स हैं, खासतौर से उनसे बने होते हैं। जैसे अपन बात करें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन है, फिनाइल एलेनिन है, वो सभी इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोफोबिक वाले रीजन में। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये मोस्टली प्रोटीन जो प्रोटीन इसमें धसी हुई रहती है, वो हमेशा अल्फा हेलिक्स से बनी होती है। अल्फा हेलिक्स से बनी होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपको एक लाइन याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई स्पेनिंग जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, वो मोस्टली अल्फा हेलिक्स के बनी होती हैं। और अल्फा हेलिक्स में जो मोस्टली एमिनो एसिड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं। जितने हाइड्रोफोबिक रीजन होंगे उतनी ही उसमें फोल्डिंग देखने को मिलेगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है, ठीक है। ये जो रीजन, इसमें ये जो रीजन होता है प्रोटीन का, बाहर वाला ऊपर वाला, इनमें हमेशा जो एमिनो एसिड है वो नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वाले हाइड्रोफोबिक होते हैं। और अल्फा हेलिक्स से ये प्रोटीन्स बनी होती हैं। कुछ में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनमें बीटा सीट पाई जाती है। बीटा बैरल, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स में, कुछ चैनल में अपवाद स्वरूप, जैसे कोरिन। ये खास तौर से कहां पाए जाते हैं? बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इन सभी में जो पोर होता है वो क्या कहलाता है? चैनल पोरिन कहलाता है। ये पोरिन किससे बने होते हैं? खासतौर से बीटा सीट से या बीटा बैरल से बने होते हैं। और नॉर्मल जितने भी हैं वो सब किससे बने होते हैं? अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो एक इसमें पूछा जाता है कि सभी चैनल जो है वो अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में ये आपको करना है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन पाया जाता है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन किसका बना होता है? तो देखो, एक्वापोरिन और पोरिन में अंतर है। पोरिन तो पाया जाता है बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन चीजों में पाया जाता है। जबकि जो एक्वापोरिन है वो मेमल्स जो हैं, खासतौर से वाटर री एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी पाई जाती है उसमें पाया जाता है। लाइक एज अपन बात करते हैं नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन मतलब किडनी, किडनी में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो कलेक्टिंग डक्ट है उनमें पाया जाता है नेफ्रॉन की। तो एक्वापोरिन जो है वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने का एक प्रोटीन है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्वा। और पोरिन मतलब छिद्र, ठीक है। तो ये किसका बना होता है? अल्फा हेलिक्स का बना होता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोरिन का नाम आते ही तो बीटा सीट्स पाया जाता है, बीटा बैरल पाया जाता है। लेकिन एक्वापोरिन जो अल्फा हेलिक्स का ही बना पाया जाता है, मेमल्स में पाया जाता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में काम आता है, नेफ्रॉन में पाया जाता है किडनी के, और कलेक्टिंग डक्ट में पाया जाता है, हेलने लूप में पाया जाता है, जो अल्फा हेलिक्स का बना होता है। माल्टोपोरिन के अंदर भी सेम इसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है। माल्टोपोरिन जो खासतौर से सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में आता है, ठीक है ना, सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट में यूज में आता है। सुक्रोज के ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ये भी हमेशा किससे बने होते हैं? बीटा सीड्स या बैरल बीटा सीड्स के बने होते हैं,
ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मैंने क्लियर किया है, ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें मोस्टली अपन देखें तो एन टर्मिनस जो है वो हमेशा ये कह सकते हैं अपन, देखो अलग अलग टाइप के हैं। मैं आपको सेल का अलग अगला जो पोर्शन पढ़ाऊंगा उस टाइप पे आपको बता दूंगा कि प्रोटीन जब स्पेनिंग होती है आर ई आर के अंदर, जैसे आर ई आर के ऊपर की तरफ प्रोटीन बनी है, वो प्रोटीन कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसती है ई आर के अंदर, तो वो धंसने के आधार पर डिपेंड करेगा कि एन जो मतलब टर्मिनस है वो ऊपर होगा या अंदर की तरफ होगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अपन देखें किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करना। के थ्रू मॉलिक्यूल्स का क्रॉस या मूवमेंट करना। ठीक है, ये सेल से बाहर भी आते हैं, सेल के अंदर भी जाते हैं, तो ये डिपेंड, इनको चेक कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में वर्क करती है। ठीक है, सिलेक्ट करती है कि ये मॉलिक्यूल अंदर जाने लायक है या नहीं है, उसी आधार पर उनका सिलेक्शन करती है और अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी चीज अपन देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खास तौर से गैस है, वाटर है, बेंजीन है, ये डायरेक्ट मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। डायरेक्ट मूवमेंट। ठीक है, खास तौर से जो चार्ज मॉलिक्यूल है, उनको क्या करता है? ये रोकता है। चार्ज मॉलिक्यूल कोई भी होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, उनकी हेल्प के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है या चैनल के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करता है। एक सिंपल सा मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है, वो डायग्राम सबसे पहले देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखो मैंने पहले भी डायग्राम बनाया है, तो ये जो नेचर है, ये बीच वाला जो नेचर है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक को क्या करेगा? अलाउ करता है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट अलाउ करता है। ठीक है, तो जैसे खास तौर से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बेंजीन है, इनका हाइड्रोफोबिक नेचर है और गैसेस नेचर होने के कारण से ये हाई स्पीड से, ठीक है ना, ये हाई स्पीड कह सकते हैं अपन, ट्रांसपोर्ट कर सकता है या डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज अपन बात करें कि स्मॉल मॉलिक्यूल है लेकिन अनचार्ज है, किसी प्रकार का चार्ज इनके ऊपर नहीं है, लाइक एज वाटर है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है, ये भी मूवमेंट कर सकते हैं, कंपेयर टू हाई स्पीड की बजाय थोड़ा सा स्लो करता है। स्लो मूव। ठीक है, यहां पर अपन बात करें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल है, अनचार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब चार्ज किसी प्रकार का नहीं इनके ऊपर, लेकिन साइज में क्या है, बड़े हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, इस प्रकार के मॉलिक्यूल मूव तो कर सकते लेकिन काफी स्लो स्पीड से, वेरी स्लो। वेरी स्लो मूव। दूसरी चीज अपन देखें कि जो भी आयंस होंगे, आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी आयंस को मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है, इसलिए आयंस हमेशा टकराकर ये कंडीशन आएगी, वापस आ जाएगा।
तो आयंस में कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल हो सकता है, सोडियम है, पोटेशियम है, प्रोटॉन्स है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, सभी मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। ये छोटा सा एक ड्रो है, डायग्राम है, जो बेसिक आपको इसी से क्वेश्चन में अगर कहीं पुटअप होता है तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो आप इसका थोड़ा सा ड्रो है, डायग्राम ड्रो कर लो। आगे अपन चलते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जब होता है तो मॉलिक्यूल दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल और एक लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल जो भी होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस वो हो सकते हैं डायरेक्ट डिफ्यूजन से करें, किसी भी चैनल के थ्रू, कैसे भी करें, लेकिन वो कर सकते हैं। अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, कोई पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फोल्ड करके उनको अंदर की तरफ पिंच कर लिया जाता है। ठीक है, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पिंच करके या फोल्ड होकर वेसिकल में पैक कर लिया जाता है। पैक करके वेसिकल के रूप में अंदर की तरफ कर लिया जाता है, पैक करके अंदर की तरफ ले लिया जाता है। ले लिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं कि यहां पर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर साइड है और ये आउटर साइड है। यहां सबसे पहले अपन देखें, कोई वायरस आया है, कोई भी एनी लार्ज मॉलिक्यूल आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट इसको अलाउ नहीं करती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ये टच होता है, टच होते ही इसमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसने लगती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होने लगती है, पिंच होने लगती है धीरे धीरे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको कंप्लीट रूप से अंदर की तरफ ले लेगी। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से पैक कर लेगी, उसको अंदर की तरफ ले लेगी। यहां से इसको जो है वो टाइटली बांध दिया जाता है और यहां से इसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इस प्रकार से आ जाएगी कुछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से रीसीलिंग कर दी जाती है और कुछ इस प्रकार की वेसिकल्स तैयार कर दी जाती है और इन वेसिकल्स के थ्रू अंदर की तरफ पहुंचा दिया जाता है। तो ये वेसिकल्स होती है, ये आगे अपन पढ़ेंगे बाद में। वेसिकल के थ्रू अपन अंदर की तरफ ले सकते हैं जब लार्ज मॉलिक्यूल की बात आती है। सिंपल सा मेथड था एक। ठीक है, इसकी आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरी चीज अपन देखते हैं, टाइप्स। देखो, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं जनरली, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, पहला अपन देखें, पहला कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और सेकंड कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
दो प्रकार के, इसके नाम से भी देखो कॉमन कॉमन चीजें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं पड़ी हुई होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट है। इसका मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हो, अपनी हाई संख्या से लो संख्या की ओर मूवमेंट करते हो, अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करते हो, अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपनी लो पार्शियल प्रेशर की मूवमेंट करते हो, मतलब एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर्म में मूवमेंट करते हो, क्योंकि प्रेशर देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। जहां अपन बात करें ऊपर टंकी के ऊपर की तरफ टंकी पड़ी है मकान के ऊपर की तरफ और आपने एक पाइप लगा के उसमें नीचे की तरफ छोड़ दी है, तो नीचे खींचने के लिए उसको प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे खाली पड़ा है, कुछ नहीं है पाइप में। तो जैसे आप पाइप लगाओगे पानी नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी इन्वेस्टमेंट। इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये एनर्जेटिक फेवरेबल होता है। और दूसरी चीज की बात करें अपन, जैसे पानी की बात करें अपन, मोटर से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़ता है, पानी पहले से ऊपर जाता है नीचे कम है, मतलब अपनी विपरीत कंडीशन में अगर कोई चीज पहुंचानी हो तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अपन किसी भी चीज को अपन धकेलते हैं खींचते हैं तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, अपने को एक फोर्स लगाना पड़ता है, एक एनर्जी लगानी पड़ती है। यहाँ अपनी जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो एटीपी के रूप में, किसी भी ग्रेडियंट के रूप में, प्रोटॉन्स के रूप में काम आ सकती है, लाइट के रूप में काम आ सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग एनर्जी है वो यूज में आएगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होता है, ये थर्मोडायनेमिक अपन कहें थर्मोडायनेमिकली कैसे होती है, अनफेवरेबल होती है। इसमें मॉलिक्यूल अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, इसलिए हमेशा एनर्जी की तरफ उसको एनर्जी की सहायता से उसे धकेला जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मॉलिक्यूल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव, प्लाज्मा कहां से करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। ये एनर्जेटिकली कैसे हैं, फेवरेबल है, एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो नीड एनर्जी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है, मतलब चलने वाली है, ऑटोमेटिक होने वाली है। अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल अपनी मूवमेंट करते हैं, अपनी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है। दूसरी इसमें अपन बात करें, इसमें मॉलिक्यूल अपनी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जेटिकली कैसा है, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल, नीड एनर्जी, इनमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी हो सकता है कैसी हो, एटीपी हो, जीटीपी हो, लाइट हो, प्रोटॉन, ग्रेडियंट हो, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो एनर्जी के रूप में वर्क कर सकता है। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें खासतौर से जो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे वाटर है, गैस है, इसमें कोई भी आयंस हो सकते हैं, कोई भी आयंस हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है ना, इन चैनल की बात करें, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इनके टाइप्स लिखो, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स।
ठीक, आपको दिख रहा होगा शायद नीचे। एक तो आ जाएगा मीडिएटेड, और सेकंड आ जाएगा नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये भी मैं आगे बताता हूँ आपको। इसको भी दो प्रकार से लिख सकते हो आप। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी ट्रांसपोर्ट कैसे दो प्रकार के हैं। अपन पहला देखते हैं मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप्स। इसको अपन कह सकते हैं जो नॉन मीडिएटेड है उसे अपन सिंपल डिफ्यूजन के नाम से भी जान सकते हैं। पहला टाइप कौन सा जाएगा इसका, नॉन मीडिएटेड या सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं और इसे नॉन मीडिएटेड भी कह सकते हैं। इसका मतलब देखो नाम से भी है, सिंपल डिफ्यूजन है, नॉन मीडिएटेड है। इसका मतलब किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी मॉलिक्यूल विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्ट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन अपन जानते भी, कोई भी अपन गैस की बोतल की अपन बात करें, जैसे अपन पहले एग्जांपल पढ़ते थे, अमोनिया का एग्जांपल पढ़ते थे, किसी भी परफ्यूम का एग्जांपल पढ़ते हैं, इत्र का एग्जांपल पढ़ते हैं, कि किसी भी रूम के एक कॉर्नर के अंदर छोड़ दिया जाए हाई कंसंट्रेशन के साथ में, उसको अपन पुश करते हैं, हाई कंसंट्रेशन निकलती है और वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी हाई कंसंट्रेशन को पूरे कमरे के अंदर लो कंसंट्रेशन में फैल जाते हैं। उससे पर क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल प्रकार का डिफ्यूजन। तो ये सिंपल प्रकार का डिफ्यूजन है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ हाई मोल कंसंट्रेशन है, ये इनर सेल और ये आउटर साइड। यहां पर अगर अपन बात करें कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन पे है, तो इनको किसी भी फोर्स की आवश्यकता नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन में चले जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक दोनों साइड में इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए, तब तक मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये क्या सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें किसी भी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नॉन मीडिएटेड है। इसमें जो गैस, खास तौर से ये किसके लिए बनी हुई है, गैस के लिए। गैस जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन की, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। यहां पर अपन बात करें, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, 150 है। इसका मतलब यहां पर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो यहां पर कितना है, 40 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। जैसे बात करें अपन आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, तो मतलब बाहर से जब आता है 150 आता है, तो आरबीसी में कम होता है, तो इसलिए आरबीसी के अंदर पार्शियल प्रेशर लो होने के कारण से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार के जो डिफ्यूजन है वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज अपन बात करें कि ये डिफ्यूजन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो, ठीक है, ये तो डिफ्यूजन नॉर्मल टर्म है, कहीं भी हो सकता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर ये प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अगर कोई भी डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसे अपन डिफ्यूजन कहते हैं, खास तौर से वाटर का। वाटर का डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं।
ठीक है। ऑस्मोसिस भी है वो दो प्रकार के अपन कह सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। किसी भी वाटर का सेल के अंदर की तरफ एंटर करना एंडोस्मोसिस, और वाटर का बाहर की तरफ निकलना एक्सो ऑस्मोसिस। वाटर का एंटर करना, वाटर का बाहर निकलना मतलब एक्सो ऑस्मोसिस। ये सिंपल सा इसके कुछ टाइप्स हैं। आगे अपन देखें, सेकेंड टाइप का अपन देखें, मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसका मतलब देखो, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मॉलिक्यूल्स आयंस हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी लिगेंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। अगर उनका ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इनमें प्रोटीन की सहायता से ट्रांसपोर्ट होता है, हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और प्लाज्मा में क्रॉस नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है क्या होंगे वो चीज, आयंस, चार्ज मॉलिक्यूल, ये इनके क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती है। इसलिए इनको अलाउ करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस प्रकार से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनके थ्रू ये प्लाज्मा के थ्रू प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो मीडिएटेड डिफ्यूजन कहलाती है, ठीक है ना। इसमें दूसरी चीज अपन देखें, एक तो बताया मैंने सिंपल डिफ्यूजन, एक बताया मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। दोनों में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना भाई, कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हाई स्पीड से होता है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन है और एक मीडिएटेड डिफ्यूजन है। मीडिएटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट काफी अधिक स्पीड से होता है, हाई स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, हाई स्पीड से ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पर अपन देखें, देखो थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम भी थोड़ी नजदीक है, छोटी मोटी चीजें हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ये अपन गैस का ट्रांसपोर्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गैस ट्रांसपोर्ट होती है, तो यहाँ पर अपन देखिए कुछ कर्व अगर अपन ऐसा बना दें, ये बना दें, और एक अपन ऐसे बनाए, एक ये बना दें। इसका मतलब जो डिफ्यूजन है वो सिंपल डिफ्यूजन है, वो हमेशा चलता जरूर रहता है, लेकिन कैसा होता है, सिंपल, मतलब स्लो चलता है। ये वेरी स्लो, ये ग्राफ है इसका। इस ग्राफ की अपन बात करें, जो इतना स्पीड से चलता है, एक साथ स्पीड से चलता है, वो कौन सा है, मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इनमें हमेशा रेट जो है वो कैसे होती है, डिफ्यूजन की काफी अधिक होती है कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इनको परमेज के नाम से भी जानते हैं।
इनको परमिएज के नाम से भी जानते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल को परमेल करते मतलब परमिएबल करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इनका हमेशा मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक, आज के लिए इतना ही हो पाएगा, काफ़ी थोड़ा सा टाइम का अभाव है, काफ़ी लेट हो गया आज, तो कल हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, को कंप्लीट टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।